Today we'll discuss 26th February JEE Mains paper of evening shift. है ना? So chemistry paper solution we are start discussing. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. 26 फरवरी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक केवच इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. तो आपको देखो पता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जो होता है ये अल्कोहल के लिए होता है और क्लोरोफॉर्म बेस्ड जो है ये कार्बेल अमाइन टेस्ट हुआ विच इज फॉर अमाइंस. तो बेसिकली टेस्ट ग्रुप इज अल्कोहल एंड अमाइन. तो हम इसके हिसाब से इसका अगर ऑप्शन लिखेंगे तो इट विल बी फोर्थ. क्लियर. सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट इज फॉर अल्कोहल, कार्बन अमाइन टेस्ट इज फॉर अमाइन. सो डायरेक्टली इसका आंसर 4 मार्क कर देंगे. समझ गया ना. क्लोरोफॉर्म बेस की रिएक्शन क्लियर है आपको. अगर हम RnH2 लेते हैं 1 डिग्री अमाइन के लिए हो गया. क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन लिखते हैं. आइसोसाइराइड पड़ता है RnC, जिसकी फाउल स्मेल होती है. ठीक है. सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट फॉर अल्कोहल इज आल्सो क्लियर. तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में रेड कलर आ जाएगा अल्कोहल के साथ और कार्बन अमाइन टेस्ट में फाउल स्मेल आ जाएगी 1 डिग्री और अमाइंस के साथ. ठीक है. तो आंसर के पॉइंट से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बता दिया ताकि फ्यूचर में भी अगर इस तरीके के टेस्ट आए तो आप आसानी से सवाल कर पाओ. कंपाउंड भी लिख दिया. Then comes to the next question. Given below the two statements, one is labeled as assertion, other one is labeled as reason. So it's given in TlI3 isomorphous to CsI3. The metal is present in +1 oxidation state. ठीक है. तो इस केस में assertion करेक्ट हो गया आपके लिए, क्योंकि अगर आप TlI3 लिखेंगे तो I3 माइनस का केस हो गया. यहाँ पे जो हमारे पास एनाइनिक फॉर्म है वो आपको समझ में आ रही होगी. Tl जो है वो +1 ऑक्सीजन स्टेट हुआ और ये I3 माइनस हुआ और ये सीजियम प्लस हुआ और ये I3 माइनस हुआ. ठीक है. I3 माइनस sp3d आयोडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया. या दूसरे पार्ट में लिखा है Tl मेटल हैज 14f इलेक्ट्रॉन इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बिल्कुल सही है. वैलेंस शेल में नहीं, मतलब F14 वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर लिखना होता है या तो I3 माइनस की बात लिखते हैं या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट से बताते हैं कि थैलियम के लिए डाउन द ग्रुप जाने में लोअर ऑक्सीजन स्टेट प्रेफर होगी. तो इसमें बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट का केस हो जाएगा. तो विल राइट आंसर 1. समझ गया ना. थैलियम में F ब्लॉक तक के एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे. कॉन्फ़िगरेशन आप चाहो तो एक बार लिख के देख लीजिए. नथिंग दैट मच डिफिकल्ट. आप आराम से लिख लोगे. समझ गया. बोरॉन फैमिली के लास्ट एलिमेंट है. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थैलियम. थैलियम में आप आसानी से लिख पाओगे. 6 पीरियड तक पहुंच जाएंगे हम लोग. ठीक है. तो वहां से आप अपना कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो 6 पीरियड में आपको पता है कि 4f जरूर फिल हो जाएगा. n-2 इज 4f, है ना. तो उसके बाद देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3. इट्स गिवन आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले देखो फॉर्मल्डिहाइड NaOH दिया हुआ है. तो ये आपकी बेसिकली रिएक्शन हो गई क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन. उसके बाद CH3CH2Br आपको दे रखा है. एक एल्काइल हाइड्राइड है और NaH जो दे रखा है वो हमने बेस से रखा है और DMF से रिएक्शन करानी है और बाद में HI और हीट कर रखी है. तो आपको जरा एक एक करके पहले रिएक्शन लिखनी स्टार्ट करनी है. तो सबसे पहले केस में क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन अगर हम फॉलो करेंगे तो क्रॉस्ड कैनिजारो में फॉर्मल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनेगा और ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये रिड्यूस होने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हुई. उसका आउटकम आ जाएगा यहाँ पे CH2OH और ये OCH3 और साथ में फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट. उसके बाद इसकी फर्दर रिएक्शन NaH से कराएंगे तो ये देखो अल्कोहल का सॉल्ट बन गया. तो ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस हो गई. Na प्लस यहाँ पे OCH3 और इसकी रिएक्शन CH3CH2Br से होगी. तो ईथर फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इससे हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी दिस ईथर CH2O CH2CH3 और यहाँ पे OCH3. और इसके बाद इसकी रिएक्शन HI फॉलोड बाय हीटिंग करेंगे. तो आपको पता है कि जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो बेंजीन वाली साइड से नहीं ब्रेक कर सकता. तो आप इजीली समझोगे कि बॉन्ड एक तो यहाँ से ब्रेक करेगा और एक यहाँ से ब्रेक करेगा. क्लियर है. बॉन्ड हमेशा कार्बन वाली साइड से ब्रेक नहीं करा सकते हम लोग.
तो उधर से CH3CH2 बन जाएगा और इधर वाली साइड पे एक होकर OH बन जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा दैट विल कम आउट टू बी दिस वन। एक बार लिखता हूँ मैं, तो आपके आयोडीन से रिएक्शन होने के बाद इट विल कन्वर्ट टू CH2 क्योंकि इधर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, इधर OH पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो आपको फाइनली आंसर जो है मैच कराएंगे तो ये ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा। समझ आ गई रिएक्शन? तीन रिएक्शन इन्वॉल्व थी, पहले क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, फिर विलियमसन सिंथेसिस और लास्ट में ईथर की रिएक्शन HI से। क्लियर? देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सबसे पहले जिंक HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बाद जिंक HCl से रिएक्शन बाद CrO3 से 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हम लोग हीट कर रहे हैं। कंसीडर अवर रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो जिंक HCl से तो रिडक्शन हुआ, जिंक HCl से तो रिडक्शन हो गया हमारे लिए, ऑल्दो जिंक अमलगम HCl लिखा होना चाहिए था, तो जो लिखा है अभी उससे ही रिडक्शन कराएंगे, तो उसको जिंक अमलगम HCl मानते हुए कर देना है। हमें इसी में इतना थोड़ा देखना पड़ सकता है। तो ये देखिए आपका रिडक्शन होने के बाद ये आउटकम आएगा, ठीक है। और CrO3 770 केल्विन एंड 10 एटमॉस्फेयर रिएक्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन वाले केस में मैंने आपको रिएक्शन बताई थी पिछले पेपर में, ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, तो वही आंसर डायरेक्टली मार्क कर देना है। यहाँ पे देखो CR2O3 वाली रिएक्शन आप नोटिस करिए, ये देखो एरोमेटाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, अराउंड 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर। तो डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन पोर्शन से कॉपी करा हुआ सवाल है, तो वही फॉर्म यहाँ पे फॉलो करेंगे। ऑल्दो क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्कर्बेंसी है, इसको जिंक अमलगम HCl लिख देना चाहिए था तो बेटर रहता। और इसके बाद की रिएक्शन आपको समझ में आएगी, CR2O3 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर में यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग बनेगी और उस पर एक इथाइल रिंग चेन बच जाएगी। तो इसका आंसर हम लोग 1 मार्क कर देंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ऑल्दो क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ पे जिंक अमलगम HCl होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जेईई मेंस के पेपर में इतनी एरर चलाई जा सकती है क्योंकि और कुछ ऑल्टरनेटिव दिमाग में आएगा नहीं। जिंक HCl से कार्बोनिल कंपाउंड का और कोई रिडक्शन होता नहीं है, तो जिंक अमलगम HCl ही समझ के कर लेना चाहिए था। ऑल तो मेरे हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन फॉल्टी है, बट ठीक है, इतना जेईई मेंस के पेपर में करेक्शन नहीं करते हुए ऐसे सवालों में, तो इतना कॉमन सेंस से कर दिया जाता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द मॉलिक्यूल हैज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो आपको आसानी से पता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनते हुए हाइब्रिडेशन लिख दो आप। तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये sp हाइब्रिडाइज हो गया। इसके बाद अगला वाला कार्बन देखेंगे तो ये sp2 हो गया और ये sp3 हो गया। If you notice the hybridization is sp2 sp sp2 एंड sp3, तो ये आपका आंसर 1 बन जाएगा। समझ आ गया? सिंपल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हुए लिख लेता, कार्बन में हाइब्रिडेशन निकालना सबसे आसान काम होता है। Then comes question number 6. It is given Selvanov test and Xanthoproteic test are used for the identification of the following compounds. तो आपको पता है कि जो सेल्वेनॉफ टेस्ट होता है वो हम लोग यूज करते हैं कीटोन शुगर के लिए, और जो जेंथोप्रोटेइक टेस्ट है वो हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन्स के लिए। तो सीधा ऑप्शन देख के मार्क करना था, हमारे लिए आंसर इसमें 1 मार्क कर ले रहे हैं। समझ गए? या टेस्ट भी लिख दो। तो सेल्वेनॉफ टेस्ट में आपको बता दिया मैंने, रेड कलर आएगा रेसोर्सिनॉल और कीटोन शुगर के साथ, ये एल्डो शुगर और कीटोन शुगर में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। और जेंथोप्रोटेइक टेस्ट जो है ये टेस्ट ऑफ प्रोटीन होता है, जो येलो कलर आता है कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन की रिएक्शन से, ठीक है। Then comes question number 7. It's given phenyl methenamine and dimethyl aniline, N-methyl aniline और benzanamine। तो benzanamine correct order of the basic nature of amines। तो आपको पता है कि देखो जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं और एरोमेटिक अमाइंस जो है वो कम बेसिक होते हैं। तो फिनाइल मिथाइल अमाइन लिखा हुआ है, तो सबसे पहला केस तो आप मतलब जो स्ट्रक्चर्स बना लो बस ऊपर। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो 1 सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। उसके बाद एन एन डाई मिथाइल एनिलीन लिखा हुआ है,
ये आपका एनिलीन में एनाइन डाई मिथाइल एनिलीन हो गया। यहाँ नाइट्रोजन लोन पे रेजोनेंस में जाएगा। उसके बाद एन मिथाइल एनिलीन लिखा हुआ है, ये हो गया। और लास्ट में भेज देना मैंने तो। ठीक है, तो बस अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे लिए फर्स्ट वाला बनेगा, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस BCD में तो है ही। यहाँ पे इसका प्लस आई करेक्टर और इसका प्लस आई करेक्टर और इसका प्लस आई करेक्टर है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो फर्स्ट हो जाएगा, आप आसानी से आंसर लिख पाओगे ABCD। समझ गया। BCD में रेजोनेंस है और B और C में इंडक्टिव इफेक्ट वजह से रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका आंसर 1 मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो उसमें देखो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो ये सॉल्व है, अमोनिया प्रोसेस हो गया, तो एक आंसर 4 हो गया। इसके बाद टाइटेनियम के लिए हम लोग जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए वन आर्कल्स प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो थर्ड से मैच हो गया। ठीक है, इतने से आंसर आपको 2 पता चल जाएगा अगर आगे के डिटेल नहीं चेक करने हैं तो। आपको अगर डिटेल लिखना है तो ये सॉल्व अमोनिया प्रोसेस से मैच कराना है। टाइटेनियम हो गया वन आर्कल्स प्रोसेस। क्लोरीन का डीकन्स प्रोसेस होता है क्लोरीन प्रिपरेशन के लिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं हम लोग कास्ट फैनल सेल से। रिएक्शन देखनी है तो एक बार एनसीईआरटी से फॉलो कर लीजिएगा। वारा आकर्स प्रोसेस से हम लोग टाइटेनियम का वेपर फेज रिफाइनिंग कराते हैं। सॉल्व अमोनिया प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बनाने का मेथड है, सारे मेथड स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी से देख लीजिएगा तो डायरेक्टली समझ आएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इज 2। B4, B3, C1 and B2. Then comes question number 9. Question number 9 it says which pair is of oxide is acidic in nature. तो इसमें देखो आपको पता है कि 4 ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, N2O, NO, वाटर एंड CO। ये 4 ऑक्साइड तो न्यूट्रल है। इसके नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक और मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम फ्लू पे अप्लाई करेंगे, तो उसने बोला है दोनों एसिडिक दे रहा है, तो उसका मतलब दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड सेलेक्ट कर लो, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया। B2O3 एंड SiO2 दोनों एसिडिक होंगे। रिएक्शन लिखिए तो वाटर ऐड करके करस्पॉन्डिंग एसिड लिख लो। CaO BaO दोनों एसिड बेसिक होंगे, तो उसके बेसिस पर रिजेक्ट कर देना, और N2O जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है ना। अगर सारे ऑक्साइड के बारे में यहाँ लिखना है तो मैं सब लिख देता हूँ। B2O3 और SiO2 ये दोनों एसिडिक हैं। CaO और DaO जो है ये दोनों बेसिक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is given match the list one with list two। तो देखो फिर से आपका ओस वाला क्वेश्चन आ गया, डिफरेंट डिफरेंट ओस मैच कराने। तो देखो सिडेराइट जो है दैट इज ओर ऑफ आयरन, FeCO3 होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सिडेराइट को आयरन से मैच करा दो। जब फॉर्मूला लिखना है तो सिडेराइट इज कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन। तो आपको समझ आ गया होगा मेटलर्जी वाले चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें पूरी लिस्ट लिखवाई हुई है ओर्स की, वो सब ठीक से लर्न कर लो, मेंस में मतलब हर पेपर में एक सवाल है। देन कैलेमाइन इज द ओर ऑफ जिंक, वो भी कार्बोनेट ओर होता है। देन कम्स मैलेकाइट। अब आगे की जरूरत तो है ही नहीं, अगर आप देखो अब इसमें बस फायदा ये है कि जेई मेंस का पेपर है, इसलिए आप डायरेक्टली एक दो भी मैच करा लोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आगे की डिटेल नहीं चेक करने पड़ेंगे। तो आपने देखो 2 ऑप्शन मैच कराए 3 एंड 5, इतना ही से पता चल गया आपका आंसर थर्ड मार्क करना है। क्वेश्चन स्पीड अप करना है तो एग्जाम में तो बस इतना ही चेक करके आंसर लिख दिया जाता है, आगे की चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अभी अगर पूरा फॉर्म लिखना है तो मैं पूरा ही मैच करा देता हूँ। क्रायोडाइट जो है वो एल्यूमिनियम का और होता है, और मैलेकाइट जो है वो कॉपर का और होता है। ठीक है, क्लियर। क्रायोडाइट इज Na3Al(F6), और मैलेकाइट ग्रीन जो है वो कॉपर का कार्बोनेटेड हाइड्रोक्साइड और फॉर्म हो गया।
ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली ओर्स हैं, एनसीईआरटी टेबल से मैच करा सकते हो, या मैंने जो लेक्चर मेटलर्जी का रिकॉर्ड किया उसके फर्स्ट लेक्चर में देखना, सारे ओर्स ठीक से बताया हुआ। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11, कैलगॉन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कैलगॉन। तो आपको पता है कैलगॉन हम लोग वाटर के हार्डनेस रिमूव करने में यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राहम सॉल्ट, ठीक है, इट इज पॉलीमरिक कंपाउंड एंड वाटर सॉल्युबल, ये भी ठीक है। इट डज नॉट रिमूव कैल्शियम आयन बाय प्रेसिपिटेशन, ये आपको क्लियर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू उसको रिमूव कराते हैं। एंड कैलगॉन कंटेन्स द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय वेट ऑन द अर्थ crust। ये आपका आंसर गलत हो गया, उसका आंसर हम लोग फोर्थ मार्क कर देंगे। बाकी डिटेल देखना है तो एक बार एनसीईआरटी बुक में कैलगॉन वाली पूरी रिएक्शन देख डालिएगा, ठीक है। तो कैलगन के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में आप कैलगन मार्क कर लीजिए। तो कैलगन फॉर्मूला इज Na6P6O18 सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड कैलगन। और कैलगन की जो रिएक्शन होती है वो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे देखो द कॉम्प्लेक्स आयन कीप मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन इन द सॉल्यूशन, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होता। और कैलगन में देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, विच इज फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट सिलिकॉन होता है, वो नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर स्टेटमेंट देखना है इनकरेक्ट क्यों है, तो यहाँ सेकंड मोस्ट ना होकर फर्स्ट होना चाहिए था, और वो ऑक्सीजन होता है। सेकंड मोस्ट जो होता है वो सिलिकॉन होता है, जो इसमें नहीं प्रेजेंट है। सो कैलगन इज Na3, कैलगन इज फॉस्फेट, सोडियम मेटा फॉस्फेट वाला कंपाउंड हो गया, समझ गया ना। तो इट इज Na6P6O18 सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, कैलगन इज Na6P6O18, ये कंपाउंड हो गया आपके लिए, ठीक है। तो सिलिकॉन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो इस टेस्ट में नहीं है। Then comes question number 12. Question number 12 is given which of the following form the hydrogen emits low energy beta particles। तो ये ट्राइटियम होता है रेडियो एक्टिव, आपको पता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव, बाकी प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर नॉन रेडियो एक्टिव। तो इसका आंसर हमारे लिए 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल्दो एनसीईआरटी से डायरेक्टली कॉपीड है। तो दिस इज फोर्थ वन, ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन। सबसे पहले SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, SOCl2 reacts with alcohol and OH is replaced by Cl। बस ध्यान रखना है कि फिनोलिक OH जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉलो करता है, वो रिप्लेस नहीं होगा। तो आसानी से समझ आ रहा होगा, ये फिनोलिक OH है, ये दोनों अल्कोहलिक OH है। ये फिनॉल है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये रिप्लेस नहीं होगा। तो इस रिएक्शन में ये वाला OH रिप्लेस होकर Cl लग जाएगा, और ये वाला अल्कोहल रिप्लेस होकर Cl लग जाएगा, और ये OH अपनी जगह मेंटेन रहेगा। अब ऑप्शन मैच कराएंगे तो दिस विल बी आंसर 2। आपका SNI मेकेनिज्म का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप लोग ज़्यादातर लोग जानते हो, डार्जन से रिएजेंट भी बोलते हैं इसको। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14, 2,4-DNP टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, दिस इज फॉर कार्बोनिक कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और एनपीपीटी जनरेट होता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा सीधे सीधे। रिएक्शन लिखनी है तो RCHO की रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP रिएजेंट, और इसके रिएक्शन से बनता है RC डबल बॉन्ड N NH SNO2। ऑरेंज कलर पीपीटी होता है जिससे 2,4-DNPS जैसे होता है, अदरवाइज डायरेक्टली फैक्टर्स वाला आपको आंसर पता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। अब देखो ये टिपिकल फैक्चुअल सवाल है ऑक्सीजन फैमिली से, जब तक आपको ऑक्सीजन फैमिली का डेटा नहीं मालूम होगा आप आंसर लिख नहीं पाओगे। इसका ऑर्डर होता है ऑक्सीजन, सिलेनियम, टेलेनियम एंड सल्फर, सिलेनियम, टेलेनियम एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। ये मैंने आपको देखो सारे ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको बोला था एनसीईआरटी में जो फर्स्ट टेबल दे रखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज की,
उनमें सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऑर्डर ठीक से देख के डेटा के साथ लर्न करना है, अदरवाइज आप सवाल नहीं मार्क कर पाओगे। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, देन सेलेनियम, टेलुरियम एंड देन ऑक्सीजन होता है। तो उसको अगर एक बार रेफर करना है तो आप एनसीईआरटी को खोल के देख लो फटाफट, एक बार टेबल आपके लिए मार्क किया देता हूँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में देखिए आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मार्क करेंगे तो दिस इज द केस। आप यहाँ पे देखो सल्फर के लिए सबसे ज़्यादा है, देन सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन है। आप यहाँ से देख सकते हो ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो सबसे कम है इस लिस्ट में। ठीक है, तो सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम एंड ऑक्सीजन, ऑल्दो हमारे क्वेश्चन में पोलोनियम नहीं था, तो सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड ऑक्सीजन लिख के हमने आंसर मार्क किया हुआ है। ठीक है, डेटा चाहिए तो एनसीईआरटी से फॉलो कर लीजिएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में देखो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज दे रखा है, तो इनके आपको लाइक यूनिट्स पता होनी चाहिए जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं। तो सुक्रोज इज बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। सुक्रोज इज अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज में दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, और लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी फ्रूक्टोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज के केस में C1C2 लिंकेज, लैक्टोज और माल्टोज में C1C4 लिंकेज होता है। बायोमोलिक्यूल्स वाले पोर्शन से मार्क करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए मैच विद 2, बी मैच विद 1 एंड सी मैच विद 3, तो आपका आंसर हो गया 1 ईयर। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17। स्ट्रक्चर्स देखना हो तो एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, अदरवाइज सिंपल डेटा है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कराई है, तो ये भी रिएक्शन आप देखो, ये भी सब डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिएक्शन है। ये सबसे पहली रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट की क्यूप्रस क्लोराइड से कराई हमने, ये आपकी सैंड में रिएक्शन हो गई। जब कॉपर HCl और नाइट्रोजन से रिएक्शन करा रहे तो ये गटरमैन रिएक्शन हो गई। इसके बाद सोडियम ईथर के साथ NaCl से रिएक्शन कराएंगे, ये बोर्ड्स रिएक्शन हो गई। और सोडियम अराइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ये फिटिंग रिएक्शन हो गई। अल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन को वुड्स बोलते हैं, अराइल हाइड्राइड की रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, और एक अल्काइल एक अराइल हाइड्राइड देता है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ऑप्शन मैच कराएंगे तो फर्स्ट वाले का आंसर 2 मैच होगा, सेकेंड वाले का आंसर 4 मैच होगा, थर्ड वाले का आंसर 1 मैच होगा, और फोर्थ वाले का आंसर 3rd मैच हो जाएगा। इसके बेसिस पे अगर हम आंसर मार्क करेंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए आप मैच करा लीजिए आराम से, होगा पूरा मैच करा दिया, सारी रिएक्शन में होना। अगर एक अल्काइल हाइड और एक अराइल हाइड होता है तो उसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। दोनों अल्काइल हाइड होते हैं तो वुड्स रिएक्शन सोडियम ईथर के साथ, और दोनों अराइल हाइड होते हैं तो सोडियम ईथर के साथ फिटिंग रिएक्शन। कॉपर के साथ इसी को उलामान रिएक्शन बोलते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल से। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18। It is given match the list when the list two molecule with the bond order लिखना है। तो देखो नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। सब स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बॉन्ड लिखते जाओ। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2। सिंपल फैक्ट इंफॉर्मेशन है, बॉन्ड बना के देख लो तो भी पता चल जाना है। आपको यहाँ पता है Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट का केस है, इसके बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। बाकी ये सबके बॉन्ड बना लो, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। सीधे आप उसी से मैच करा दो। तो नियॉन 0 मतलब एक आंसर 3 से मैच करा देना है, और 3 फॉर्मेशन से सवाल सॉल्व हो जा रहा है, तो इसका आंसर 2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में टाइम सेव करना है, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चे सही करेंगे। आप कितनी स्पीड में करते हो इसका फर्क पड़ेगा यहाँ पे। और स्पीड क्या है कि आप जितनी जल्दी ऑब्जेक्ट ऑप्शन देख के सेट करते हो, तो नियॉन 0 देखते ही आपको 3 पता चल गया, आंसर 2 मार्क के आगे बढ़ना था, बाकी चेक ही नहीं करना चाहिए था। अभी तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसलिए आपको सारे आंसर्स ठीक से अप्रोप्रिएट बताते हुए चल रहा हूँ। अदरवाइज पेपर सॉल्व करते टाइम नियॉन 0 देख के A3 मार्क चेक करके आंसर मार्क करके आगे बढ़ना था, बाकी चीजें चेक भी नहीं करनी चाहिए थी। अभी चूंकि डिस्कशन कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक पेपर्स के बेसिस पे आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, इसलिए सारी बात डिटेल में लिख रहा हूँ। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 19। इट्स गिवन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन रिजल्टिंग कोलाइडल पार्टिकल्स व्हेन FeCl3 इज एडेड विद हॉट एक्सेस ऑफ हॉट वाटर। ये भी देखो टिपिकल एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एक्सेस ऑफ हॉट वाटर लेंगे तो ये वाटर की प्रेजेंस की वजह से Fe3+ आयन एब्सॉर्ब होगा, ये FeH होल थ्राइस फिर Fe3+ आयन एब्सॉर्ब होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन क्रिएट होगा। क्योंकि आपको पता है प्रेफरेंस में वो वाला आयन एब्सॉर्ब होता है तो एक्सेस में होता है और कॉमन होता है।
तो हॉट वाटर ऐड करेंगे तो FeCl3 का FeOH बोलता है, इसको Fe2O3.HH2O भी लिख सकते हैं, वो भी चॉइस है। ऐसा नहीं लिखना है तो उसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। इस कैन बी रिटन एज Fe2O3.HH2O, उस पर Fe3 प्लस लिख दो, वो एक ही बात होती है। राइट Fe2O3.HH2O और इस पर Fe3 प्लस आयन ड्रॉप हो जाएगा तो भी ये पॉजिटिवली चार्ज फ्लोराइड सोल्यूशन बनेगा। इसी में हॉट वाटर की जगह अगर NaOH लेते हैं तो नेगेटिवली चार्ज फ्लोराइड सोल्यूशन बनता है। एनसीईआरटी में दो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, एक KiAgNO3 वाला और एक FeCl3 वाटर एंड FeCl3 NaOH वाला। तो चारों एग्जांपल देख लीजिएगा, उसमें एक पूछा गया तो उसका आंसर मैंने 4 मार्क कर दिया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आइए, दैट इज आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो देखो हमारे पास दो एल्डिहाइड ग्रुप है, NaOH के साथ रिएक्शन करानी है, NaOH अल्कोहल एंड वाटर दिया वो हमारे पास। तो बेसिकली देखो ध्यान से, तो एल्डोल कंडेंसेशन जैसा केस हो गया, ऐसा केस हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बेस दे रखा है आपको और तो कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास करने के लिए। और दोनों का एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे लिखे हुए हैं जिनके पास अल्फा एच और सिमेट्रिकल है, तो किसी एक से कार्बोनाइन बना के दूसरे पर अटैक कर दीजिए, बस इतना का प्रोसीजर है। यहाँ पे हमने कार्बोनाइन बनाया और उस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। तो कार्बन का रिंग साइज चेक करो सबसे पहले, तो यहाँ से मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, जैसे ही देख लो तो ऑप्शन 3 अपने आप समझ में आ जाएगा, आगे स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गया ना मेरी बात को। देयर इज नो नीड के फर्दर लिखें, क्योंकि रिंग साइज एक 7 केवल ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है और कहीं दे ही नहीं रखा है, तो उससे से भी आंसर लिख सकते हैं। अब ये सब ट्रिक अप्लाई करनी है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई में से होगा। तो इट इज नॉट नीडेड कि आप पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर तक वेरीफाई करने का टाइम खराब करो, इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन नंबर 4 3 2 1 वाली पोजीशन पे वो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ नंबर डाल दूँ, सपोज करो ये आपका 4 था, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 1 2 3, ये ऐसे 7 नंबर रहेंगे। हमारी बात, तो पोजीशन नंबर 1 जो है वहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और 7 वाली पोजीशन पे CH हो। यहाँ पे हम लोग C डबल बॉन्ड OH लिखेंगे, यहाँ पे OH लिखेंगे और बाद में इसको हीट करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड क्रिएट कर देंगे, तो आपका आंसर दिया जाएगा। समझ गए। इसके बाद अगले सेगमेंट पे चलते हैं, दिस इज न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी in SF6 is the value of standard enthalpy of formation of SF6 sulfur gases and F gaseous are given। एक बार इक्वेशन लिख लेनी है आपको। हमारे पास S gaseous लेना है और 6F gaseous लेना है और इससे SF6 gaseous बनाना है। ठीक है, standard enthalpy of formation of all the substances are given। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन लिख लीजिए। तो इसका डेल्टा H नॉट रिएक्शन आएगा तो एक्चुअली में बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF1 into 6 हो जाएगा, क्योंकि केवल 6 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बाकी सब तो एलिमेंटल गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, तो -1100 माइनस ऑफ सल्फर इज 275 -80 into 6, एनर्जी रिलीज होगी और ये SF बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से भी रिलीज होगी, तो SF बॉन्ड की एनर्जी पता चल जाएगी। समझ आ गया बच्चे। यहाँ पे जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन है वो माइनस टाइम्स माइनस से दिख रहा है, क्योंकि ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF into 6 विल बी इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइए। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद 309.16 आ रहा है, तो अपने को आंसर नियरेस्ट इंटीजर में मार्क करना है, तो 309 आंसर लिखेंगे। The next question is given the pH of ammonium phosphate solution if pK of phosphoric acid and pKb of ammonium hydroxide are 5.23 and 4.76 respectively। तो देखो अगर हम ध्यान से लिखेंगे तो अमोनियम फॉस्फेट इज NH4 होल साइज PO4, ये आपके लिए सॉल्ट ऑफ
वीक एसिड वीक बेस हो गया। इसके पीएच का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो 7 - 7 + ½ pK -½ pK भी हो जाएगा। अब देखो आपको पता है कि फाइंड द नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है आंसर। तो ये 5.23 4.75 सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 करेंगे तो 1 से कम ही नंबर रह जाना है, तो आंसर डायरेक्टली 7 भी लिखा जा सकता था। अब ये सवाल जल्दी करने की ट्रिक थी। अदरवाइज पूरा सॉल्व करना है तो 7 + 5.23 - 4.75/2 लिखना था। बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है। 7.24। 7.24 आएगा। अब आपको पता है आगे वाला नंबर 0.5 से नीचे ही जाना था, क्योंकि डिफरेंस 1 से भी नीचे है, तो राउंड ऑफ करके आंसर फटाफट 7 लिख देना चाहिए था। आगे सॉल्व करने में टाइम नहीं खराब करना चाहिए था। अब ये सब टाइम सेविंग प्रोसेस है और ये स्पीड अप करना पड़ता है। जेईई में से जो पेपर बहुत आसान आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है, तो ऐसी जगहों पे स्पीड बहुत मैटर कर जाती है। पिछला पेपर था फर्स्ट शिफ्ट वाला, जो 26 जनवरी का 26 फरवरी का पेपर था, वो थोड़ा टफ था, तो वहाँ कम स्कोर पे भी ज़्यादा अच्छी रैंक आती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है कि मेन से पेपर है, स्पीड वहाँ पे बहुत तेज करनी है जहाँ सवाल आसान दिखना शुरू हो जाए। अगले क्वेश्चन देखो, when 12.2 ग्राम of benzoic acid is dissolved in 100 ग्राम of water, the freezing point of the solution was found to be this much. The number of benzoic acid molecules associated, assuming 100% association. अब देखो ये जेई मेंस का सवाल है इसलिए सॉल्व करे दे रहे हैं, अदरवाइज ये सवाल फॉल्टी है, क्योंकि वाटर में डिजोल्व कराया गया है, तो वाटर में तो एसिड का डिसोसिएशन होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसोसिएशन होता है। बट ठीक है, मैंने बोला ना जेई मेंस का क्वेश्चन है तो बहुत ओवर दिमाग नहीं लगाया था। जे एडवांस के लिए सवाल होता तो हम क्लियरली बोल देते सवाल ही गलत है, क्योंकि बेंजीन वाटर में डाइमराइज होता ही नहीं है। बेंजीन डाइमराइज होता है, बेंजोइक एसिड डाइमराइज होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, पोलर सॉल्वेंट्स में डिसोशिएट होता है। बट क्वेश्चन में दिया है एसोसिएशन, तो बिल्कुल दिमाग खराब किए बिना सीधे एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो तुम्हारा टेक्निक लगेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ भी है 0.93, आई की वैल्यू लिखेंगे तो 1 - α + α/n लिखेंगे। 100% एसोसिएशन दे रखा है, ठीक है। तो हमें एन निकालना है और आई की वैल्यू 1 है, तो 1 - α इज 1 + α/n, दैट इज अगेन 1/n। ये आपका वन का फैक्टर हो गया। के एफ की वैल्यू 1.86, मोलरिटी निकालेंगे तो 12.2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन एसिड इज 122, इतने मोल हो गए। ये 100 ग्राम में, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, दैट इज मोलरिटी। आप ध्यान से देखोगे तो मोलरिटी भी 1 हो गई। तो यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू निकालेंगे तो 1.86/0.93 आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 2। तो आपका एग्जैक्ट आंसर 2 हो गया। अब यहाँ थोड़ा रिस्क भी लिया जा सकता था, आपको पता है कि बेंजोइक एसिड डाइमराइज ही करता है, तो अगर आपके पास टाइम कम होता और आपको गैस करना होता तो आप 2 आंसर गैस कर सकते थे, अदरवाइज सॉल्व भी कर सकते थे। तो ये सब टाइम सेविंग मैकेनिज्म फॉलो करनी होती है आसान पेपर में, क्योंकि सब इजी क्वेश्चन है और हमें 5 ही सवाल करने हैं 10 में से, तो ऐसे 5 सवाल अगर आसान मिल जाए तो पेपर आसान ही बोला जाएगा। बट बच्चे हुए 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो तो पेपर डिफिकल्ट नहीं बोलने था, क्योंकि वो सवाल छोड़ने ही थे। Then comes question number 4. If the activation rate of the reaction is 80.9 kilojoule per mole, the fraction of molecules at 700 Kelvin having enough energy to react to form product is e power minus x. The value of x is, आपको पता है fraction of molecules which converts into product is e raised power minus va/rt। ये वैल्यू आपको e power minus x से कंपेयर करके x निकालना है। यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है x की वैल्यू va/rt है, तो कंपेयर करके सॉल्व करना है। तो आपको एक्स की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू दे रखी है 80.9 किलो जूल इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू लिखनी है 8.31, और टेम्परेचर अपने को दे रखा है 700 केल्विन। तो सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। और सॉल्व तो डायरेक्टली बता दीजिए, नहीं करा तो करके देख लीजिए। 13.92। 13.9, तो उसको सॉल्व करके राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में 14 लिख देना। या तो लीजिए एक बार जल्दी से, राउंड ऑफ करके 14 हो गए। Then comes question number 5. EMF of the falling cell at 298 Kelvin is V at in voltage x into 10⁻²। और आपको इस सेल और उसने लिखा है वैल्यू ऑफ x जो है वो नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके लिखना है। तो देखो ये आपका नर्स इक्वेशन का स्टैंडर्ड सवाल हो गया। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल आएगा ई नॉट आर एच एस माइनस एल एच एस,
तो ई नॉट ऑफ ए जी प्लस टू ए जी माइनस ई नॉट ऑफ जेड एन टू प्लस टू जेड एन माइनस 0.059 by 2 log of concentration of Zn2 plus upon concentration of Ag plus square। आपका नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बन गया। सब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8 प्लस 0.76 माइनस 0.059 by 2 लॉग ऑफ जिंक कॉन्सेंट्रेशन 0.1 Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.01 स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू हो गई 10⁻⁴, ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻⁴, एक पावर कम हो जाएगी 10⁻3, 3 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वैल्यू हो गई 1.56 माइनस 0.059 by 2 इंटू 3। ठीक है, तो सॉल्व करके जरा नियरेस्ट वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। कैलकुलेशन थोड़ी एक्यूरेट करनी पड़ेगी क्योंकि ई सेल सॉल्व हो पाएगा 1.47.15, क्योंकि फाइनल आंसर में आप देखो इंटू 10⁻⁻² पूछा गया है, यानी 2 प्लेस डेसिमल राइट ले जाना पड़ेगा। तो आपको एक्चुअली में 3 प्लेस डेसिमल तक करेक्ट कैलकुलेशन करनी थी, और फिर इसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो हमारा आंसर 147 आ जाएगा। ठीक है, then comes question number 6, the number of octahedral void per lattice site in the lattice is। तो octahedral void का नंबर आपको पता है कि पर एटम अगर हम लोग लिखते हैं तो इट इज 1 octahedral void 2 tetrahedral void। तो इसका आंसर सीधे सीधे 1 था, नथिंग एल्स, डायरेक्ट कुछ फैक्चुअल सवाल है। पर एटम octahedral void 1 होता है, tetrahedral void 2 होता है। ये अगर एक तरीके से एक एग्जांपल से बता दूं, और दो आंसर तो हो ही गए इतने से, तो इन एफसीसी अगर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, इन एफसीसी आपको पता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, number of effective atoms are 4 in FCC, number of effective atoms are 4 and number of effective octahedral volts are also 4। तो पर एटम 4 हो गया, या पर लेटेस्ट पॉइंट, पर लेटेस्ट पॉइंट 1 हो गया। और ये टेट्राहेड्रल वोल्ट देखेंगे तो 8 होता है, तो पर लेटेस्ट पॉइंट 2 हो जाएगा। दोनों पार्ट सीख लीजिए। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। अब आप ध्यान से देखो कि अगर हमने इसको लिखा तो इसमें एक बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सीलेट, और सॉरी 2 बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सीलेट। तो इसका देखो हम लोग सिस फॉर्म लिखेंगे, तो बी आर एंड एन एस थ्री ऐसे लिख सकते हैं एक फॉर्म, और दूसरी फॉर्म में इसको ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये बी आर एन एस थ्री, ये ओ एक्स हो गया, ये ओ एक्स हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। और जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सवाल है वहाँ से उसको कॉपी किया गया। दिस इज द केस, तो पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दूसरे वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव वाले को 2 काउंट कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितना हो जाएंगे, 3। Then comes question number 8. In mildly alkaline medium, thiosulfate ion is oxidized by MnO4 minus to A. The oxidation state of sulfur in A is, thiosulfate ion जो है H2O3 2 माइनस जो है वो ऑक्साइड होकर जाएगा SO4 2 माइनस में, है ना। ये रिएक्शन है H2O3 2 माइनस की रिएक्शन MnO4 माइनस से करा रहा है मल्टी एल्कलाइन मीडियम में। तो मल्टी एल्कलाइन मीडियम में ये MnO2 कन्वर्ट होगा और ये SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। यहाँ सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे तो +6 आ जाएगा और हमारा आंसर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखो एनसीईआरटी के डी ब्लॉक से डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन है, थायोसल्फेट आयन ऑक्सीडाइज टू सल्फेट आयन। ये देखिए 3 रिएक्शन है, वहीं पर ध्यान से देख लीजिए। अब ये MnO2 के Mn2 प्लस के साथ भी पूछ सकते थे, तो MnO2 में कन्वर्ट होना था, और MnO4 माइनस की I माइनस से IO3 माइनस बनता है। स्टैंडर्ड सवाल है, डायरेक्ट आंसर। Then comes question number 9. A ball weighing 10 gram is moving with a velocity of 90 meter per second. If the uncertainty in the velocity is 5% and then the uncertainty in the position is, तो देखो ये आपका सीधे सीधे हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन हो गया। तो हमें सॉल्व करना है डेल्टा एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी पोजीशन इनटू डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये फॉर्मूला लगाएंगे।
ठीक है। तो उसने अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है वो भी हम निकालेंगे। डेल्टा वी greater than equal to x की वैल्यू 6.63 into 10 to the power minus 34 on 4 into pi की जगह 3.14। मास ऑफ द बॉल दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 into 10 to the power minus 3 kg into डेल्टा एक्स। वो 5% एरर है, तो स्पीड दे रखी है 90 मीटर पर सेकेंड, उसका 5% एरर है। ये आपका हो गया डेल्टा एक्स। यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा वी की वैल्यू बतानी है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा। तो ये सॉल्व कराओ किसी ने, तो डायरेक्ट आंसर बताइए कितना आ रहा है सॉल्व होके। तो देखिए सॉल्व होने के बाद 0.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 मीटर आएगा। तो उसको हम राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में 1 लिख देंगे, क्योंकि आपको आंसर में पूछा गया पोजीशन इज सम नंबर इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके लिखना है, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 33 लिख सकते हैं। Then comes the last question, question number 10. The NaNO3 weighed out to take 50 ml of an aqueous solution containing 70 milligram of Na plus per ml is how many grams? फिर से नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना है। तो अपने पास देखो 70 मिलीग्राम Na प्लस आयन दे रखा है पर ml में। तो बेसिकली 50 ml में ये मास कितना हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा 70 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम्स। ठीक है, इसके बाद इसके मोल्स निकाल लीजिए। तो 70, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये 3.5 बाय 23 मोल हो गए। जितने मोल Na प्लस होगा उतने ही मोल्स NaNO3 हो जाएगा। तो इसका मास अगर लिखेंगे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास ऑफ NaNO3 इज, NaNO3 का मोलर 85। 85। ये सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो 12.93 समथिंग आ जाएगा। राउंड ऑफ करके लिखेंगे नियरेस्ट इंटीजर में, तो 13 विल बी द आंसर। ओके, so this completes your paper. Thank you.